हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि 12th क्लास का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे 6th लेसन, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है पहले भी, जिसमें मैंने ये बताया है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। इसमें क्या है कि 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और भी अधिकार बताए गए हैं। इसमें क्या है कि इंसान को जीने की स्वतंत्रता भी बताई गई है, इंसान पढ़ सकता है स्कूलों में जाकर। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी क्या है कि संविधान द्वारा हमें दिया गया है, इसमें यही बताया गया है बेसिकली। और हम आगे देखने वाले हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का मतलब क्या होता है? किसी इंसान का शोषण करना, यानी उसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये छोटी सी लड़की क्या कर रही है, मज़दूरी कर रही है। जैसे क्या है कि इंडिया में 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी भी इंसान का या बच्चे का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध हमें अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से जबरन श्रम नहीं कराया जाएगा। यानी इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे। और इसमें नेक्स्ट अपना यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। यानी क्या है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप समझ गए। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या दिया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपके बुक में कुछ ऐसा बताया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के लोग न केवल अंग्रेजों द्वारा बल्कि महाजनों तथा जमींदारों द्वारा भी शोषित होते थे। यानी इसमें यह बताया गया है कि जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उस समय क्या है कि जो देश में अपने महाजन थे और जमींदार थे, तो वो भी लोगों का शोषण करते थे और उन्हें जबरदस्ती काम करवाया करते थे। ओके, इसमें यह बताया गया है। इसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। यानी बंधुआ मजदूरी का बेसिकली मतलब यहाँ है लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाना। पहले के टाइम में ये ज़्यादा होता था। शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी के साथ साथ मानव व्यापार को भी निषेध करता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो तो बंधुआ मजदूरी को गलत मानता है, साथ साथ में क्या है कि जो मानव का व्यापार किया जाता है, जैसे तस्करी करना, लोगों की लड़कियों की तस्करी करना, ये क्या है, इसे भी शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। यानी इसमें यह बताया गया है कि शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है, उसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। राज्य को बड़ी आपदाओं जैसे बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण इत्यादि के समय नागरिकों की सेवाओं की जरूरत होती है। तो इसमें क्या बताया गया, आप ध्यान से देखना। इसमें क्या है कि किसी भी देश में या राज्य में जब बाढ़, दावानल, विदेशी आक्रमण, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे दावानल का मतलब होता है जब जंगलों में आग लग जाती है। जैसे किसी भी देश में बाढ़ आ गई, विदेशी आक्रमण हो गया, तो उस समय क्या है कि लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्या है, यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय क्या है कि सैनिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। तो वहाँ की जो सरकार थी, वहाँ से लोगों से उन्होंने ये बोला कि आप भी सेना के रूप में सहयोग कीजिए, ताकि हम लड़ सके दूसरे देश से, जैसे रूस से। तो इसमें यही बताया गया है बेसिकली। और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपायों को प्रदान करता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों, खानों और खतरे के कारोबारों में नियुक्ति को प्रतिबंधित किया गया है। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है किसी भी बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो हम किसी भी कारखाने में नहीं रख सकते उसके काम के लिए। जैसे आपको पता होगा साउथ इंडिया में क्या है कि बहुत सारे बम के छोटे छोटे गोदाम है। जैसे हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं तो वहाँ पे गोदाम है, तो वहाँ पे क्या है कि बच्चे ही पटाखे बनाते हैं, तो उन्हें बहुत हानि होती है, केमिकल वगैरह। कभी बम विस्फोट हो जाता है छोटा मोटा, तो बहुत हानियाँ होती हैं, तो उसे मना किया गया है यहाँ पे। मानव व्यापार का अर्थ मानव को माल या वस्तु की तरह अनैतिक उद्देश्य के लिए उसे गुलामी तथा वैश्यावृत्ति के लिए खरीदा तथा बेचा जाता है। मानव व्यापार का यहाँ अर्थ ये बताया गया है कि किसी भी हम व्यक्ति को, जैसे फीमेल हो गई या मेल हो गई, उसे हम सामान की तरह नहीं बेच सकते। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे लड़कियों को बाजार में नीलाम कर दिया जाता था उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए, तो इस पर रोक लगाई गई है। तो यही बताया गया है बेसिकली इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें यह बताया गया है बेसिकली जो भी अपने देश में लोग रहते हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदू धर्म का हूँ तो क्या है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। जैसे ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, जैन धर्म या पारसी धर्म। तो इसमें क्या है कि मैं पूरा अधिकार है। तो और भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई हैं, छोटे छोटे क्लोज है, तो मैं आपको बताऊँगा। देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति
किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना किसी भी धर्म का पालन और पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति है जैसे भारत में, उसे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है, जैसे आप ये पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार बुक में आपके कुछ ऐसा दिया गया है। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भारत क्या है, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बहुधार्मिक। जैसे यहाँ कौन कौन से धर्म रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म में जैसे जैन धर्म, पारसी धर्म आ गए, ठीक है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की सुरक्षा देता है। यानी जो अपना संविधान है अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी धर्म को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे किसी का हिंदू धर्म है तो अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकता है, किसी का भी मुस्लिम धर्म है तो अपने कुरान के बारे में बता सकता है। तो बेसिकली यही इसमें है, ठीक है। ये सभी धार्मिक समूहों को अपने धर्म से संबंधित क्रियाकलाप करने के अधिकार की अनुमति देता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी हम वर्क है, एक्टिविटी है, वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अपना, प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान प्रतिष्ठापित तथा प्रबंधन करने का अधिकार है। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम किसी भी धर्म को लेकर के अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन या मंदिर खोल सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो ये बताया गया है इसमें, ठीक है। हमारा संविधान राज्य कोष से पूर्णतः प्रबंधित किसी शैक्षिक संस्थान में किसी विशेष धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को स्वीकार नहीं करता है। इस पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भी राज्य है उसके पास जो भी फंड है वो किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उस पर शिक्षा के रूप में खर्च नहीं कर सकता। किसी बच्चे को धार्मिक उपदेश मानने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी स्टूडेंट को हम बाध्य नहीं कर सकते कि इस धर्म को आप फॉलो कीजिए, इसमें यह बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है। यानी इसमें यह बताया गया है कि धार्मिक जो स्वतंत्रता है इसका मतलब ये नहीं कि धर्म को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें धर्म के स्वतंत्रता के अंदर वही चीज़ें करनी होती हैं जो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। इन्हें कानून व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी कुछ कुछ केसों में क्या है कि हम धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी धार्मिक स्वतंत्रता है उससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यदि कानून व्यवस्था चौपट हो जाती है तो क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। और इसमें नेक्स्ट क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसमें क्या है कि जो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के बारे में बताया गया है, तो हम इसे बारीकी से पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बता देता हूँ मीनिंग क्या है। जो भी अपने देश में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जैसे ओबीसी, माइनॉरिटी, जैन धर्म, जिनकी संख्या अपने देश में कम है, तो उनकी संस्कृति और शिक्षा को मेंटेन रखा जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक निहित है। यानी क्या है कि जो भी संविधान है भाग 4 में 29 से लेकर 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बताया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या होता है। सांस्कृतिक का मतलब होता है कल्चर, जो भी अपना कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, तो उसे हम संस्कृति बोल सकते हैं। और शैक्षिक अधिकार जो भी पुराने समय से अपनी शैक्षिक पद्धति चली आ रही है और आज के टाइम में क्या, मॉडर्न टाइम में कैसी शिक्षा है, तो इन चीज़ों पे इसमें ध्यान दिया जाता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य उन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना है जिनके साथ हमारे देश में बहुत पहले सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें पहले के टाइम में सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता था। तो इस समय क्या है कि उन्हें समान धारा में लाकर खड़े करना, उनके साथ समान व्यवहार करना, संस्कृति में, शिक्षा में, यही बताया गया इसमें। इस मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को संरक्षित करना है। तो इसमें यह बताया गया कि जो भी अपने देश में अल्पसंख्यक समूह हैं उनकी जो संस्कृति है और शैक्षिक अधिकार है उसको क्या है कि मेंटेन रखना है। इसका यही बेसिकली उद्देश्य है। और आप ये देख सकते हैं आपके बुक में कुछ ऐसा बताया गया है, तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। भारत विभिन्न संस्कृतियों, लिपियों तथा भाषाओं का एक विशाल देश है। तो आपको पता ही होगा जो भारत में क्या है, अलग अलग संस्कृति रहती है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे लिपियाँ भी अलग है। जैसे जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि क्या है आपको पता होगा, कमेंट करके मेरे को बताना, मैं बता देता हूँ क्या है। इसकी है गुरुमुखी। और इंग्लिश की क्या है, रोमन।
ये हैं, ठीक है। और अलग अलग अपने देश में भाषाएं बोली जाती है, आपको पता ही होगा। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो अलग बोली जाती है, साउथ इंडिया में अलग बोली जाती हैं। लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। हमारा संविधान लोगों को उनकी संस्कृति तथा भाषा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की संस्कृति और भाषा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यानी सुरक्षा देने के लिए क्या है कि नई नई पॉलिसी भी बनाता रहता है। और उसमें बहुत सारे आर्टिकल भी दिए गए हैं कि जो भी अपने देश की संस्कृति और भाषा है उसे कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं। संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित तथा प्रबंधित करने की अनुमति देता है। तो इसमें यह बताया गया कि जो भी अपने देश में संविधान है वो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि आप अपना एजुकेशन सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं और उसे क्या है कि मैनेज भी कर सकते हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति तथा भाषा के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। इस पॉइंट में यह बताया गया कि जो भी अपने देश में अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति और भाषा को संरक्षण देने के लिए जो भी अपने देश में स्टेट है जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, वो इसमें सहयोग करती है। और नेक्स्ट है अपने संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसमें क्या बताया गया है, जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा उन्हें कोई भी उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैं किसी भी स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो ये क्या है, एक मेरा मौलिक अधिकार है। वहाँ कोई भी टीचर या बच्चा मेरे को मना करता है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप दलित जाति के हो, तो क्या है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत कर सकता हूँ। इसमें यही है बेसिकली संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें मतलब यही है कि जो भी अपने 6 मौलिक अधिकार हैं उनकी उल्लंघन किया जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जैसे हाई कोर्ट भी आप देख सकती हैं, उच्चतम न्यायालय। ओके, जो ये उच्चतम न्यायालय है ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। और हर स्टेट का एक अलग से भी हाई कोर्ट होता है, जैसा आप ये देख सकते हैं। भारत में यह वह अधिकार है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो इसमें यही बातें बताई गई हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है तो वो कहाँ पे जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप ये देख सकते हैं। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत संविधान के जो मौलिक अधिकार है यानी लोगों के मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है। और जो हाई कोर्ट है यानी जो भी स्टेट में हाई कोर्ट रहते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जो ये आर्टिकल 32 है इसके तहत रिट जारी करता है। रिट का मतलब होता है कि जो 5 रिट दिए गए हैं उसमें मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उसमें क्या है कि 5 रिट है, ठीक है। इसे संविधान उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। यानी क्या है, संवैधानिक उपचार के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो भी अपना मौलिक अधिकारों को ये प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप दोस्तों जो भी मैंने आपको ये पढ़ा है पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी आपको टॉपिक यदि समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टीएम में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल यदि किसी को एडमिशन करवाना है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। और मैंने असाइनमेंट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप जा कर के हैंड रिटन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो डैशबोर्ड है वहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं, कोई भी झंझट नहीं है। यदि आप हमसे अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और नई वीडियो के साथ।